नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन बनी, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि हाईएस्ट मार्जिन से जीता कौन बना, इस प्रकार की सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इलेक्शंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने काफ़ी जीके क्वेश्चंस को कवर किया है और आप में से बहुत से लोगों ने उसको काफ़ी देखा और पसंद भी किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम लोकसभा इलेक्शंस को कवर करेंगे, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 2024 में संपन्न हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एज ऑफ जनरल इलेक्शन 2024। तो 2024 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी थी, तो 543। यही हमारा नंबर है लोकसभा का, कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो हमारे लोकसभा में है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सी बॉडी है जो भारत में इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कराता, बल्कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। कितने समय बाद जनरल इलेक्शंस हमारे भारत में होते हैं। तो सरकार अगर अच्छी चलती है, 5 साल तक चलती है, पूरा अपना जो कार्यकाल है उसको पूरा करती है, तो फिर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अ सिटीजन टू वोट इन इंडिया। मिनिमम एज कितनी है एक सिटीजन के लिए भारत में इलेक्शंस में, चुनाव में वोट देने के लिए। तो मिनिमम एज क्या है, 18 ईयर्स है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब पहले 21 ईयर्स थी, बाद में 18 साल की गई थी। सवाल है कि कौन सी अमेंडमेंट के माध्यम से। इस अमेंडमेंट को बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैंने एक अलग वीडियो में कवर कराया है। वो ट्रिक देख के आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और उस ट्रिक से आपको ये अमेंडमेंट भी याद हो जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर देखिएगा। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको ये ट्रिक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस रिजल्ट इन इंडिया। भारत में जब इलेक्शन संपन्न हो जाते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट जो है वो कौन अनाउंस करता है, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अनाउंस करता है। अब देखिए, इलेक्शंस में आपने जो आपके पास जगह होती है डेजिग्नेट जहाँ पे वोट दिया जाता है, आपने वहाँ पे वोट दिया। अब जब आपने वोट दे दिया तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहली कि जो आपकी ईवीएम मशीन्स हैं उनको, जो आपका जगह है जहाँ पे आपने वोट दिया है वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रूम तक लाया जाता है। दूसरा कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाद फिर यहाँ पे वोट्स जो हैं उन्हें गिना जाता है, उन्हें काउंट किया जाता है। तो भारत में वोट को काउंट करने के क्या प्रोसेस है उसको मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। और दूसरा कि जो ईवीएम हैं उनको इलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ईवीएम की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, उसको मैंने अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से इस वीडियो में कवर किया है। दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ यूज फॉर वोटिंग इन इंडियन जनरल इलेक्शन। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको वोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है भारत के जनरल इलेक्शंस में, तो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप में से बहुत से लोगों ने जिन्होंने वोट दिया होगा आपने देखा होगा, ये है ईवीएम और इसके बगल में ये क्या है, ये है वीवीपैट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वीवीपैट की, कि यहाँ पर आपने बटन दबा के जो जिस भी व्यक्ति को आपने वोट दिया है उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो आ जाता है। तो इससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट पड़ा है। तो ये होता है वीवीपैट का। तो हमारे यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किया जाता है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द लोकसभा। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम कितने लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर जोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक एमपी है, तो एक पूरे के पूरे जोग्राफिकल एरिया जिसको ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर स्टेट के केस में अगर हम बात करें तो एमएलए, ये जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि भैया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो वो जो जोग्राफिकल एरिया है जिसको कोई भी एक मेंबर सेंटर में एमपी या स्टेट में एमएलए रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एग्जिट पोल। एग्जिट पोल टीवी में आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल्स होते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है आउटकम को प्रिडिक्ट करना, ये बताना कि भैया आने वाले जो चुनावों का रिजल्ट आएगा उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ओपिनियन पोल होता है और एग्जिट पोल होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से शॉर्ट्स में एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ओपिनियन पोल जो है वो चुनावों से पहले लिए जाते हैं। चुनाव अभी हुए नहीं है तो चुनावों से पहले हमने जनता से पूछा कि भैया बताओ क्या माहौल है।
तो जनता अपना अपना बताएगी कि हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। तो इलेक्शन से पहले जो होता है वो ओपिनियन पोल होता है। फिर जब चुनावों में जनता ने वोट दे दिया, उनके बाद फिर उनसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ किसको वोट दिया, किसकी सरकार बना रहे हैं। तो फिर वो उसके बाद जो पोल आता है वो एग्जिट पोल होता है। तो ये फ़र्क होता है ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में। इसको मैंने अलग वीडियो में भी कवर किया है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर भी मैंने आपको वैसे बता ही दिया। अब इन दोनों में जो आपका एग्जिट पोल होता है उसको थोड़ा ज़्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि चुनावों के बाद जनता ने जो कहा भी हमने इसको वोट दिया, ये उसके ऊपर बनता है। और जो ओपिनियन पोल होता है उसे इतना सटीक नहीं माना जाता जितना एग्जिट पोल को सटीक माना जाता है। मगर इस बार 2024 के चुनावों में कोई भी एग्जिट पोल सही तो क्या मतलब दूर दूर तक सही नहीं हुआ, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल थे जो 300 प्लस 350 प्लस पता नहीं कितनी कितनी बीजेपी को सीटें दे रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को अंततः मात्र 240 सीटें ही मिली। तो जितने भी एग्जिट पोल थे ये सारे के सारे एग्जिट पोल जो है ये धराशायी हो गए, क्योंकि भैया एट द एंड ये सारी क्या हैं, ये तो प्रेडिक्शंस ही हैं। असल में सरकारें बनाने और बिगाड़ने वाला कौन है? देश की जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। तो इसलिए जनता ही है, वही बनाएगी, वही बिगाड़ेगी। बाकी तो प्रेडिक्शंस अपने अपने चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? निम्नलिखित में से कौन सी वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं, 80 लोकसभा सीट्स हैं। हमारे भारत में हर स्टेट में कितने लोकसभा सीट है, यूनियन टेरिटरीज में कितने लोकसभा सीट्स हैं, इसको मैंने एनिमेशन के माध्यम से कवर कराया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा ये वीडियो, आपको काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो 1951-52 में हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फेजेज इन दिस इलेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड? इस बार ये जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ ये कितने फेजेज में कंडक्ट हुआ? तो आप सब जानते हैं कि ये 7 फेजेज में कंडक्ट हुआ, 7 अलग अलग फेजेज में वोटिंग हुई पूरे के पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डज द करंट प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं वो किस पार्टी के बने हैं? तो वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी यूजेज द सिंबल ऑफ लोटस फ्लावर? निम्नलिखित में से वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जो पार्टी का सिंबल है वो लोटस का फ्लावर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये लोटस का फ्लावर, ये बीजेपी का पार्टी का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी यूजेज द सिंबल ऑफ अ हैंड? हाथ, पंजा, ये किस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है? तो ये कांग्रेस का सिंबल है, ये है कांग्रेस का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस? अभी जो एमपीज होते हैं इनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज जहाँ पे कोई भी व्यक्ति उस उम्र के बाद लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 25 साल के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो लोकसभा के चुनावों के लिए खड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द लोकसभा इलेक्शन 2024 स्टार्ट? 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन थे ये कब स्टार्ट हुए? तो ये 19 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुए। लोकसभा इलेक्शन विल विटनेस हाउ मेनी इलेक्टर्स? कितने इलेक्टर्स थे, यानी कितने लोग जिन्होंने वोट दिया? तो 96.8 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन जो कि अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आई हैं उनका नाम क्या है? प्रियंका जारकिहोली उनका नाम है। ये है प्रियंका जारकिहोली, ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन है जो अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आई हैं। तो ये कर्नाटक के चिकोडी सीट से जीत कर आई हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से लड़ी थी और ये 1,20,000 से ज़्यादा वोटों से जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंडिडेट वोन द इलेक्शंस विद द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स? सबसे ज़्यादा वोट के मार्जिन से कौन सा कैंडिडेट है जो चुनाव जीते? तो इनका नाम है शंकर लालवानी। ये शंकर लालवानी हैं, ये हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से जीते, ये हैं शंकर लालवानी। और ये इंदौर लोकसभा सीट से जीते जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 10.08 लाख वोट्स, इतने ज़्यादा वोट से ये जीते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, देखो जब चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई भी रीजनल पार्टी पावरफुल नहीं है। यहाँ पे 2 ही पार्टियाँ पावरफुल हैं, एक है आपके पास बीजेपी, दूसरा है आपके पास कांग्रेस। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है लेकिन कांग्रेस की सरकार भी बनती रहती है। तो ये 2 ही पार्टियाँ हैं जो पावरफुल हैं मध्य प्रदेश में।
अब यहाँ पे जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। तो बीजेपी ने भी किया, शंकर लालवानी, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने ऐन मौके पर अपना नाम वापस ले लिया। तो फिर अब इस समय जब कांग्रेस के जो पॉलिटिशियन थे जिनको खड़ा किया गया था शंकर लालवानी जी के खिलाफ, उन्होंने जैसे अपना नाम वापस ले लिया तो कांग्रेस ने यहाँ पे कहा कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो क्या करें, नोटा दबाएं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने नोटा भी दबाया। इस इंदौर लोकसभा सीट में नोटा जो है उसको सेकंड प्लेस मिली। यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोटा दबाया। तो यहाँ पे नोटा जो है वो सेकंड है और शंकर लालवानी जी पहले हैं। तो ये कारण था कि क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद नोटा नहीं दबाया होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, तो फिर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। या फिर हो सकता है कि वो चाहते हों कि ये जीते, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, पहला कि हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से जीतने वाले व्यक्ति शंकर लालवानी, दूसरा कि सेकंड प्लेस में यहाँ पे नोटा दबा है। तो सबसे ज़्यादा नोटा इंदौर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में दबा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटर्स इंक इज आल्सो नोन एज, वोटर्स इंक को और किस नाम से पुकारा जाता है, इंडेलिबल इंक। तो वोटर्स इंक को इंडेलिबल इंक भी कहा जाता है। अब देखो ये जो वोटर्स इंक है इसमें एक केमिकल पाया जाता है। दूसरा, इसे पूरे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी है जो सप्लाई करती है। और वोटर्स इंक ना सिर्फ इंडिया में, हमारी जो इंडेलिबल इंक है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी, इवन तुर्की में भी यूज़ होती है। तो वोटर्स इंक और इंडेलिबल इंक को मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट वोन द इलेक्शन विद द लोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट। अब हमने देख लिया कि हाईएस्ट मार्जिन में इंदौर में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जीते। सवाल है कि लोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से कौन जीते, तो इनका नाम है रविंद्रा दत्तारम वाइकर। ये हैं रविंद्रा दत्तारम वाइकर। ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से जीते हैं और ये मात्र 48 वोटों से जीते। तो ये लोएस्ट मार्जिन है, 10 लाख से ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन, 48 वोट लोएस्ट मार्जिन, दोनों नाम याद रखने हैं। लोएस्ट मार्जिन रविंद्रा दत्तारम वाइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स डिड एनडीए विन इन द लोकसभा इलेक्शंस। अब यहाँ पे देखिए बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी जो एक अलायंस के साथ लड़ी वो है एनडीए, राइट, एनडीए। और कांग्रेस जिस अलायंस में लड़ी वो क्या है, वो है इंडी अलायंस। पहले जो इनका अलायंस था वो था यूपीए, लेकिन अभी इनका जो अलायंस का नाम है वो है इंडी। यूपीए कैसे बना और इसका विघटन कैसे हुआ, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। देखो यार, जब भी मैं ऐसे लिंक्स देता हूँ तो बहुत से लोग जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा लिंक्स देते हो ये वो। पर यार मतलब बात क्या है कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब ये मैं सोचा नहीं होता पहले मैंने, अब जैसे ये यूपीए वाली बात है तो मैंने सोची नहीं हुई थी पहले जब मैं ये बना रहा था, बस अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया तो मैं बोल देता हूँ। तो आपने देखना हो तो देख लिया करो, नहीं देखना, नहीं इंटरेस्ट हो तो मत देखा करो यार, क्या हो गया है ना। लेकिन अगर देखना हो तो देख लिया करो, मतलब मुझे लगता है कि मैंने ये भी कवर कराया है और आप में से किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है तो देख ले। तो हाँ, मैंने सीट डिड एनडीए। अब ये जो एनडीए थी, यहाँ पे बीजेपी है, फिर यहाँ पे जेडीयू है, यहाँ पे आपके पास टीडीपी है, यहाँ पे चिराग पासवान वाली एलजेपी है। तो इस प्रकार की काफ़ी पार्टियाँ हैं। तो एनडीए को टोटल लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीटें मिली हैं, तो 293 सीट्स मिली। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब चुनाव का रिजल्ट हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अलायंस मैनेज टू विन हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दिस इलेक्शन। इसको कितनी मिली हैं, इसको 234 मिली हैं। What is the minimum number of लोक सभा सीट्स रिक्वायर्ड बाय अ पार्टी टू बी एलिजिबल टू अपॉइंट लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा होती है वहाँ पे एक तो लेजिस्लेटर होता है, वो पार्टी इन पावर का भी होगा, जैसे इस केस में हमारे इस बार के चुनावों में बीजेपी या यूँ कहो एनडीए, ठीक है। और फिर वो अपोजिशन के जो लीडर्स एमपी जीत कर आए हैं वो भी होंगे, जैसे इंडी अलायंस। तो यहाँ पे ये सारे एमपी होंगे। अब ये भी एमपी हैं, ये भी एमपी हैं, मान लीजिए कि ये जीते हुए हैं, ये हारे हुए हैं। अभी यहाँ पे एक तो लेजिस्लेचर होंगे जो सारे ही होंगे, एक अलग क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होंगे जो मंत्री बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। फिर वहीं से जिन लोगों को पावरफुल मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और कैबिनेट को मैंने अच्छे से कवर किया है, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोज़ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये हो गया एग्जीक्यूटिव, फिर यहीं पे आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी आ गए। लेकिन ये जो ओपोजिशन है, यहाँ पे ओपोजिशन का भी एक लीडर ऑफ ओपोजिशन बनता है। अब यहाँ पे जैसे इंडी अलायंस है, तो इंडी अलायंस में यहाँ पे किस पार्टी का लीडर ऑफ ओपोजिशन बनेगा,
यहाँ पे जिस पार्टी का बनेगा वहाँ पे सवाल पूछा गया है कि उसके पास कितनी सीट्स होनी चाहिए, कि अगर एक्स पार्टी के पास इतनी सीट्स हैं तो ही उनका लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। इसका भी एक क्राइटेरिया है। तो कितनी सीटें होनी चाहिए? मिनिमम 55 सीट्स। अगर आपके पास 55 सीटें हैं तो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। तो जैसे इस बार कांग्रेस की 99 सीट्स हैं, तो इसलिए हो सकता है कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन बने। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी की इतनी सीट्स हैं, मोर देन 55 सीट्स। तो अब यहाँ पे 55 का आंकड़ा आया कैसे? देखिए, टोटल जो सीट्स होती हैं उसका 10% होना चाहिए आपके पास। जो टोटल आपके पास लोकसभा की सीट्स हैं उनका कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। अब हमने पहले देख लिया कि लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, तो उसका 10% आपके पास होना चाहिए, तो वो बनेगा 55 सीट्स। तो अगर आपके पास 55 सीट्स हैं तो ही आपका लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10% भी आपने ध्यान रखना है और 55 सीट्स भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट कैंडिडेट टू विन लोकसभा इलेक्शन 2024? लोकसभा इलेक्शन 2024 जीतने वाला यंगेस्ट कैंडिडेट कौन बने हैं? तो ये शांभवी चौधरी बनी हैं। ये है शांभवी चौधरी। ये समस्तीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आई हैं मात्र 25 साल की उम्र में। और देखो, उम्र जो एज मैंने पहले बताई कि कितनी एज होनी चाहिए, वो भी 25 साल ही है और ये भी 25 साल की ही हैं। तो जैसे 25 साल की हुई इनको टिकट मिला और ये जीत कर आ गई। तो ये यंगेस्ट कैंडिडेट है लोकसभा इलेक्शन 2024 की जो जीत कर आई, शांभवी चौधरी। ध्यान रखना है, सवाल पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओल्डेस्ट कैंडिडेट? अब हमने यंगेस्ट कैंडिडेट तो देख लिया, तो ओल्डेस्ट कैंडिडेट कौन है जो लोकसभा के इलेक्शन 2024 जीत कर आए? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है टी.आर. बालू। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टी.आर. बालू। तो ये हैं टी.आर. बालू। ये तमिलनाडु की जो श्री पेरुम्पुदूर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से जीत कर आए 82 एज 82 साल की उम्र में। तो 82 एज की उम्र में टी.आर. बालू जीत कर आए, जो कि ओल्डेस्ट कैंडिडेट बने लोकसभा इलेक्शन 2024 में जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स? तो आ गया ये सवाल कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटा वोट को दबाया है, नन ऑफ द अबव को? तो क्या आंसर है? ऑप्शन बी, इंदौर। नोटा सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ? नोटा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उस वीडियो में कवर कराए हैं, जहाँ पे मैंने इलेक्शन से रिलेटेड सारे जीके क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो उसे जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट? यहाँ पे बात आती है सिंपल मेजोरिटी। हमारे पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी की बात आती है तो 4 टाइप की मेजोरिटी होती हैं। तो मेजोरिटी क्या होती है, संविधान में कहाँ पे मेजोरिटी का जिक्र है और कौन कौन सी 4 मेजोरिटीज़ होती हैं, उनको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। जाइए मेरी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल बनता ही बनता है। मेजोरिटी से कई बार एग्जामिनेशन में सवाल आया है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि लोकसभा में कितने नंबर या कितने सीट्स होनी चाहिए तब आप सरकार बना सकते हैं? तो जो मैजिक नंबर है वो 272 है, 272। ये भैया ये मैजिक नंबर है। और इस बार दुर्भाग्यवश किसी भी पार्टी ने ये मैजिक नंबर क्रॉस नहीं किया। तो ये मैजिक नंबर है 272 आपके पास होने चाहिए। 272 सीटें आपके पास हैं, आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये थे लोकसभा इलेक्शन 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट इंक्लूड जो कि तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।